उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी की ओर से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। वहीं अमरावती जिले के धामनगांव रेलवे विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक प्रताप अड़सठ ने इसे लेकर राज्य सरकार पर तंज कसा है। विधायक प्रताप अड़सठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक किसान की मौत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन राज्य सरकार इस बात पर ध्यान नहीं दे रही है कि महाराष्ट्र में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। भारी बारिश से किसान असमंजस में है, लेकिन अभी तक मदद की घोषणा नहीं की गई है। इसीलिए वहां के किसानों पर दया दिखाकर राज्य में किसानों की आत्महत्याओं की अनदेखी करने का आरोप अड़सठ ने लगाया है। बाईट प्रताप अड़सठ विधायक। उत्तर प्रदेशमध्ये घडलेल्या घटनेबद्दल मात्र आपुलकी दाखवतात। घटना दुर्दैवी जरी असली तरी आपल्या इथे महाराष्ट्रात काय होत आहे याविषयी यांना कुठलाच कळवळा नाही। इथल्या शेतकऱ्यांबद्दल कुठलीही करुणा नाही आणि अतिवृष्टीमुळे आणि इतरही अनेक कारणांमुळे शेतकऱ्याचे जे हाल होत आहे त्या संदर्भात कुठलीही हालचाल नाही, त्यांना कुठलेही मदतीचं पॅकेज नाही आणि अशा परिस्थितीत हे जे आंदोलन करत आहेत हे निवळ वेगळी आंदोलन आहेत। शेतकऱ्यांच्यासाठी जे कायदे केंद्राने आणले ते अत्यंत चांगले आहे। शेतकऱ्यांची वर्षानुवर्षे असलेली मागणी ती होती, त्यामुळे हे कायदेही शेतकऱ्यांच्या हिताचेच आहे। त्यामुळे भारतीय जनता पक्ष यामध्ये सहभागी होणार नाही। मात्र शेतकऱ्यांचे देशभरात कुठेही झालेले मृत्यू असतील, कुठल्याही कारणाने असतील, हे अत्यंत दुःखदायी आहे, वेदनादायी आहे। त्याप्रती मात्र आमच्या शोक संवेदना त्यांच्यासह कायम आहेत। किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुनाथ पाटिल दादा 5 दिवसीय विदर्भ दौरे पर है। वो अमरावती जिले के किसानों से बातचीत करेंगे और क्षतिग्रस्त खेतों का निरीक्षण करेंगे। पावसाच्या पाण्यावर 2 पिकं सहज घेता येतात आणि असा सोन्याची खान, असं ज्याला वराडाने सोन्याची खान म्हणत होते, विदर्भाला देवभूमी म्हणत होते। आणि मग या देवभूमीवर असं काय कोपलं झालेलं आहे, तर आता या राज्यकर्त्यांनी भिकारी बनवून टाकले शेतकरी। त्याचबरोबर निसर्गाने अवकृपा सुरू झालेली आहे, ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम आहेत आणि जगभर जे औद्योगिकरण चाललेलं आहे त्याचा निसर्गाच्या ते विपरीत आहे, विरोधात आहे आणि त्यामुळे हे ग्लोबल वॉर्मिंगचे परिणाम भोगावे लागतात। तर या सगळ्यामध्ये राजकीय पक्षाने ज्या काही आश्वासनं देऊन जात आहेत परंतु काही करत नाही आणि शेतकरी मात्र रोज आत्महत्या करतात, त्याची त्यांना फिकीर नाही। त्याच्यासाठी आजचा आमचा दौरा है। सरकार द्वारा नागरिकों के लिए कितनी भी योजनाएं पेश की जाए, उन्हें अगर ठीक से लागू नहीं किया गया तो योजना बर्बाद हो जाएगी। ऐसा ही अमरावती जिले के मेलघाट के रंगोबेली गांव में हो रहा है। यहां सौर ऊर्जा के चलाने वाले प्रोजेक्ट बंद होने से ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेलघाट को विकास के नाम पर मोटी रकम मिलती है। मोटी रकम के बाद भी मेलघाट के विकास को खास तवज्जो नहीं दी जाती। इसका ताज़ा मामला धारनी मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर दूर रंगोबेली से सामने आया है। यहाँ कुछ साल पहले गांव में बिजली की आपूर्ति की कमी के कारण सौर ऊर्जा से चलने वाली नल योजना पर लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन ऐसा लगता है कि योजना चरमरा गई है, जिसके कारण रंगोबेली के ग्रामीणों को मजबूरन गंदा पानी पीना पड़ रहा है। आरोप है कि ग्राम पंचायत ने सौर ऊर्जा योजनाओं पर लाखों रुपए की बर्बादी की है। जिला परिषद जल आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने योजना पर ध्यान नहीं दिया और संबंधित ठेकेदार को योजना की पूरी राशि वापस लेने में मदद की, जिसके परिणाम स्वरूप आज योजना पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। साहब अब क्या है, ये सोलर भी चल नहीं रहा, वो मोटर क्या ना वो कुछ भी नहीं, सब बंद है अभी। हमारा ये वही मेन कुआ है दोनों ढाने के बीच में, बस वही से लेके आ रहे, दोनों ढाना वाला यूज कर रहे। हापसी डाला तो हापसी भी तो अब बंद है, वो हापसी में भी उसमें पाइप कम है बोल रहे। पंचायत राज समिति ने हाल ही में अमरावती जिला परिषद के कामकाज की समीक्षा के लिए अमरावती जिले का दौरा किया था। इस बीच समिति के अध्यक्ष संजय रायमुलकर ने कार्य की समीक्षा के बाद पत्रकारों से बात की। इस दौरान रायमुलकर ने कहा कि जिन लोगों के काम में अनियमितता होगी उन्हें सजा दी जाएगी। पंचायत राज समिति ने हाल ही में अमरावती जिले का दौरा किया था। इस दौरान समिति के अध्यक्ष विधायक संजय रायमुलकर ने मीडिया प्रतिनिधियों से अनौपचारिक बातचीत की। इस दौरान उन्होंने 3 दिवसीय निरीक्षण रिपोर्ट पेश की। उन्होंने कहा कि समिति के 32 में से 18 सदस्य अमरावती में मौजूद थे। इन 18 सदस्यों को 5 समूहों में विभाजित किया गया था, इसलिए एक दिन में उन्होंने अधिकांश पंचायत समिति, स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों, स्कूलों और अन्य भवनों और उनके कामकाज का निरीक्षण करने का प्रयास किया। निरीक्षण के दौरान कहीं कहीं अनियमितताएं भी पाई गई। अनियमितताओं को तुरंत नोट किया गया, उसके बाद ही इन सभी का उल्लेख रिपोर्ट में दर्ज किया गया। साथ ही कहा गया कि किसी के खिलाफ एकाएक कार्रवाई करना संभव नहीं है। प्राकृतिक न्याय सभी पर लागू होता है, इसलिए दौरे के दौरान
दौरान किसी को भी प्रतिबंधित या निलंबित या कारण बताओ नोटिस नहीं दिया गया। महाराष्ट्रातील 25 राज संस्थांच्या लेखावरील लेखापरीक्षा पुरवठा अहवाल सन 2016-17 आणि अमरावती जिल्हा परिषद सन 2017-18 वार्षिक परीक्षण अहवालावर आम्ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद अमरावती आणि त्यांच्या अधीनस्थ असलेले त्यांचे विभाग प्रमुख यांची साक्ष घेतली आणि या अहवालाच्या माध्यमातून आम्ही काही ज्या बाबी उपस्थित या अहवालामध्ये निर्माण झाल्या याची विभागीय सचिवांची साक्ष घेऊन त्यानंतर तो अहवाल विधानमंडळाला सादर करण्यात येईल। शकुंतला बचाओ सत्याग्रह समिति का आंदोलन अभी भी जारी है। अचलपुर से लेकर यवतमाल तक हर जगह शकुंतला बचाओ सत्याग्रह समिति का गठन किया गया है। शकुंतला रेलवे को शुरू करने के लिए यह कमेटी हर गांव में जाकर रेलवे स्टेशन तक पैदल जा रही है। ब्रिटिशकालीन शकुंतला रेलवे अचलपुर से यवतमाल तक 190 किलोमीटर की यात्रा करके अमरावती, अकोला और यवतमाल जिले के सैकड़ों गांवों को जोड़ती है। हालांकि ऐतिहासिक शकुंतला रेल को 2018-19 में ही रोक दिया गया। इस बीच किसानों, नागरिकों, व्यापारियों और गरीबों के लिए सुविधाजनक शकुंतला रेलवे को फिर से शुरू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के मकसद से अचलपुर से यवतमाल तक हर जगह शकुंतला बचाओ सत्याग्रह समितियों का गठन किया गया था। शकुंतला रेलवे को शुरू करने के लिए कमेटी हर गांव में जाकर रेलवे स्टेशन तक पैदल चलकर स्टेशन पर सफाई अभियान चलाएगी। या संदर्भामध्ये केंद्रीय बोर्डामध्ये असलेले जे 11 जणांचं बोर्ड आहे रेल्वेचं, त्यामध्ये असलेले डॉक्टर फडके जळगावचे आपल्या खानदेश जळगावचे, त्यांची चर्चा झाली। त्यांनी सुद्धा मध्ये विजयगडाला दातनी आलं कोरोनाच्या काळामध्ये, तर त्यांनी सांगितले केंद्रीय बोर्डासमोर हा प्रस्ताव आहे आपला रेल्वेचा आणि म्हणून हे आंदोलन त्याला सहकार्य करणारं आंदोलन आहे आणि म्हणून हे आंदोलन थंड पडलं नाही पाहिजे। याची पुढची स्टेप सुद्धा आपण घेतली पाहिजे की जोपर्यंत सुरू होत नाही ही रेल्वे, कारण की ही रेल्वे सुरू होणं हे अत्यंत जरुरी आहे, कारण की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपाने या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील। यवतमाळपर्यंत जाणार आहोत, यवतमाळपर्यंत या सत्याग्रहाची जनजागृती करणार आहोत आणि त्यातून एक असं वातावरण तयार करणार आहोत की या शकुंतलासाठी जनमानस असा उभा झाला पाहिजे आणि लोकप्रतिनिधी आहेत या लोकप्रतिनिधींना हा मुद्दा महत्त्वाचा वाटला पाहिजे। एवढंच सगळं आपण या पहिल्या टप्प्यामध्ये हे सगळं करणार आहोत। अमरावती जिले के तिवसा पुलिस थाने की सीमा से लगे मदापुर में एक घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। यही नहीं, हमलावरों ने घर में मौजूद लोगों को जिंदा जलाने के लिए घर में आग लगा दी। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। अमरावती जिले के तिवसा तहसील के ममदापुर में एक घर पर शनिवार रात 6 से 7 लोगों ने हमला किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, हमलावरों ने घर में आग लगाने और घर के सदस्यों को जिंदा जलाने की भी कोशिश की। इस घटना के बाद तिवसा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। हमले में घायल 2 लोगों को इलाज के लिए अमरावती जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना से तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। अमरावती जिले के दरियापुर की एक उच्च शिक्षित युवती ने खादी ग्राम के जरिए शहद केंद्र की स्थापना की है। जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में आयोजित प्रगतिशील मधुमक्खी पालन कार्यक्रम में उन्हें विदर्भ की पहली युवा शहद केंद्र प्रबंधक के रूप में भी चुना गया है। अमरावती जिले के दरियापुर की एक उच्च शिक्षित युवती योगिता इंगले ने खादी ग्राम उद्योग के माध्यम से केवल 130 मधुमाशी केंद्रों की स्थापना की। इसके लिए उन्होंने 20 दिनों का प्रशिक्षण भी लिया है। उन्हें विदर्भ में पहली प्रगतिशील मधुमक्खी पालक के रूप में भी चुना गया है। योगिनी ने 3 साल पहले हनी मिशन योजना के तहत मधुमक्खी पालन शुरू किया था। इसके लिए योगिता ने गॉर्जियस रॉ हनी नाम से शहद का एक ब्रांड बनाया है। इससे उन्हें एक अच्छा प्रतिसाद भी मिल रहा है। योगिता ने कहा कि उनकी ये आला पहल कई युवा बेरोजगारों के लिए प्रेरणा है जो अपना खुद का शहद केंद्र शुरू कर सकते हैं। युवकांना जसं बेरोजगारी वाढत आहे त्यानुसार जसं नोकरी नाही आहे त्यापेक्षा स्वतःचा व्यवसाय करा आणि या व्यवसायाला आपण स्वतः पूर्णतः वेळ द्यायची गरज नाही। आपण हा शेती सोबतच करू शकतो, आपल्या फावल्या वेळात सुद्धा करू शकतो। आणि मला असं वाटते की मधाची ज्याप्रमाणे आपल्या देशामध्ये मागणी आहे त्यानुसार जर आपल्या इथे मधमाशी पालन चाललंय तर आपल्याकडून आपल्या देशामध्ये दुसरीकडून मध घ्यायची गरज पडणार नाही। इथेच उत्पन्न होणार आणि इथेच आपण लोकांना नॅचरल हनी पुरवू शकतो। अमरावती जिले के नांदगांव पेट MIDC में कपड़ा निर्माण कंपनी श्याम इंडोफैब की नीति के खिलाफ मजदूर भूख हड़ताल पर चले गए थे। हालांकि 2 दिन बाद प्रबंधन ने श्रमिकों की मांगों पर सकारात्मक चर्चा की और मांगों को पूरा करने का वादा करने के बाद मजदूरों ने आंदोलन वापस ले लिया।
कांग्रेस वर्कर्स सेल ने आरोप लगाया कि श्याम इंडोफैब ने स्थानीय श्रमिकों के प्रति अन्यायपूर्ण नीति लागू की। बाहर से आने वाले श्रमिकों को अधिक भुगतान किया जाता है, जबकि स्थानीय श्रमिकों को कम भुगतान किया जाता है और उनके साथ अन्याय और घृणा का व्यवहार किया जाता है। कांग्रेस वर्कर्स सेल की ओर से श्याम इंडोफैब के प्रबंधन को एक अल्टीमेटम दिया गया, क्योंकि स्थानीय श्रमिकों को भी श्रम योजनाओं से वंचित किया जा रहा था। हालांकि प्रबंधन से कोई समाधान नहीं निकलने पर कांग्रेस कार्यकर्ता 5 अक्टूबर से भूख हड़ताल पर चले गए। इस बीच श्याम इंडोफैब के प्रबंधन ने श्रमिकों के साथ सकारात्मक चर्चा की और 2 महीने के भीतर उनका वेतन बढ़ाने का वादा किया है। इस वादे के बाद श्रमिकों ने अपना आंदोलन फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया है। अमरावती जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के बाद अब सभी की निगाहें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर टिकी है। यह चुनाव आने वाले हफ्ते में किसी भी समय होने की संभावना है। कानून में कहा गया है कि जिला बैंक के निदेशक मंडल के चुनाव के परिणाम घोषित होने के 1 महीने के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना चाहिए। इसलिए नवनिर्वाचित निदेशक मंडल की पहली बैठक 5 नवंबर तक बुलाई जाएगी और इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों के लिए चुनाव होंगे। सहकार पैनल की आधी से अधिक सीटें जीतने से स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद भी उसी पैनल के प्रतिनिधि के गले में पड़ जाएगा। फिलहाल इसके लिए अलग अलग नाम सामने आए हैं और सही उम्मीदवार की तलाश की जा रही है। बबलू देशमुख जिला कांग्रेस और जिला परिषद के वर्तमान अध्यक्ष और बैंक के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप दोनों ही निर्णायक है, इसलिए इस पद के लिए चयन भी उन्हीं के नेतृत्व में किया जाएगा। लॉकडाउन के बाद अब राज्य में धार्मिक स्थलों को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। जिले के अंजनगांव दरियापुर रोड स्थित श्री मुर्रा देवी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कहा जाता है कि कोल्हापुर में अंबाबाई और श्री क्षेत्र मुर्रा में एकवीरा देवी की मूर्तियों में कई समानताएं हैं। श्री क्षेत्र मुहादेवी में एकवीरा देवी की मूर्ति 800 वर्ष पुरानी है। एकवीरा माता की मूर्ति ध्यान पद्मासन में विराजमान है। देवी की 32 इंच की मूर्ति 2 तरफा योग मुद्रा में है। कोल्हापुर की अंबाबाई और मुहा की एकवीरा देवी के बीच विशेष समानता है। इन दोनों के सिर पर कलसा के बजाय शिवलिंग और बेला के पत्ते के साथ ताज का डिजाइन है। पुरानी लोक कथाओं के अनुसार 800 साल पहले जब यहाँ की एक महिला नदी पर कपड़े धोने जा रही थी तो मूर नाम का राक्षस उसे परेशान करता था। मान्यताओं के मुताबिक देवी ने इस मूर राक्षस को एक कुएं में एक जंजीर से बांध दिया था। मंदिर के बगल में कुएं पर एक शिवलिंग होने का उल्लेख भी कथाओं में मिलता है। प्रक्रिया पार पडत असताना पुरातत्व विभागाचे डॉक्टर गजूर यांनी ती क्रिया केली आणि तेव्हा आमच्या लक्षात आलं, त्यांनी आमच्या लक्षात आलं की ही मूर्ती जी आहे ही 800 वर्ष पुराणी 800 वर्ष जुनी मूर्ती आहे आणि या मूर्तीत कोल्हापूरची देवी आणि मुघलची देवी यामध्ये एक साम्य असं आहे की डोक्यावर बेलपत्र आहे आणि महादेवाची पिंड आहे। या दोन्ही याच्यामध्ये हे साम्य आहे आणि ही जी देवी आहे ही कोल्हापूरची या कालखंडातल्या समकालीन ह्या मूर्ती आहे हे त्यांनी सुचवलं आणि तसं आम्हाला लेखी स्वरूपात सुद्धा दिलेलं आहे। न्यूज़ रूम से बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़।